प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। क्लासा साहब, प्रोग्राम का वक्त चूँकि बड़ा मुख्तसर बचा है, क्लासा साहब ये बताइएगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब सदारती उम्मीदवार, माजी में जो कुछ कहा गया अचकज़ई साहब के बारे में वो भी आपके सामने टीवी चैनल्स पे चलाया भी जा सकता है, दिखाया भी जा सकता है। क्या सियासतदान इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी इंतहा पसंदाना रवैये पे जाने की बजाय सियासत करें, इख्तलाफ करें? कल तक जिन्हें गद्दार करार दिया जाता था आज उन्हें सदारती उम्मीदवार बनाना पड़ गया है, ये रवैये ठीक होंगे? अच्छा, पहले वो मैं नाम बता दूं, रिचर्ड हॉलब्रोक नाम था उनका, जिनकी मैंने अभी आपको बताया कि जिनके बेटे ने बाद में लेटर लिखा था कि मेरे बाप को एक इंसान और उसके तौर पर ट्रीट करें। रिचर्ड हॉलब्रोक थे एंड ही डाइड इन 2010। नो सर, कमिंग टू योर पॉइंट जो आपने बात की है, ये बड़ा एक अपॉर्चुनिस्टिक किस्म का एटीट्यूड है, रवैया है। ये सिर्फ कोई खान साहब का अकेले का नहीं है। अच्छा, खान साहब इस तरह के फैसलों के लिए ज़्यादा मशहूर है, मेरा ख्याल है कि उन्हें लगता है कि वक्ती तौर पर जो चीज़ उनके बयानों को सूट कर रही है तो उस बंदे को ले लेने में या उसको वक्ती तौर पर अपने अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए, उसको नैरेटिव के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई हर्ज नहीं है। मतलब आप ये देखें कि खान साहब ने जितना मेरा ख्याल है मॉकिंग और इंसल्ट उनकी अचकज़ई साहब की हुई है, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने, मैं तो 20-22 साल से कवर कर रहा हूँ पार्लियामेंट को, सियासत को, जितनी अचकज़ई साहब पे ज़ाती हमले मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब ने किए हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं किए हुए। नवाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी हमें ये सुनने को नहीं आया, हालांकि उन्हें भी शिकायतें हो सकती हैं कि 2-4। तो उनको एक तकरीर की वजह से उन्होंने कहा जनाब क्योंकि मेरा नैरेटिव इस वक्त स्ट्रांग हो रहा है लिहाजा अचकज़ई साहब जो है ना इनको बनाया जा सकता है। बेसिकली अचकज़ई साहब से उनको मोहब्बत नहीं है। आपको पता है सियासतदान किसी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, ना एक दूसरे को दिल देते हैं। ये आप और मैं दिल दे बैठते हैं, आमिर भाई दे बैठते हैं, वो किसी को दिल नहीं देते। दिल इनके बड़े शाने होते हैं इनके कि कहाँ देना और कहाँ नहीं देना। असल मकसद ये है कि इस वक्त कौन बंदा आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब खान साहब को जिस वक्त ये फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एंगर है, वो ये है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद 2 सालों में वो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। उल्टा उनको 35-40 साल की सज़ाएं उनको दे दी गई। उन्हें यह लगता है कि मैं एक डेड एंड पे आ गया हूँ, बंद गली में खड़ा हूँ। उन्हें अपने इलेक्शन लगते थे कि आखिरी मौका है, शायद मुझे कोई चांस मिले वापसी का, रिलीज़ का या पावर में आने का। वो जैसे तैसे थे, वो चीज़ें नहीं हो सकी। अब वो बड़े स्ट्रांग मैसेजेस भेज रहे हैं मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को। 3 उन्होंने पिछले दिनों में बड़े उन्होंने ख़तरनाक मैसेजेस भेजे एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब अगर आप मेरे साथ ये हशर कर रहे हैं फिर मैं आपके साथ पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार। मसलन उन्होंने पहले अली अमीन गंडापुर साहब को चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया, उन्हें पता था इससे एस्टेब्लिशमेंट हाल्ट हुई। उसके बाद IMF को लेटर लिखा, उनकी पार्टी समझाती रहेगी कि मत करें, उन्होंने कहा लिखेंगे, उन्होंने लिखवाया। उन्हें पता था कि अचकज़ई साहब ने तकरीर की है पार्लियामेंट में जिसने उन्होंने जर्नलों के हवाले से बड़ी खतरनाक बातें की हैं, पूरे मुल्क ने लाइव सुना है। उन्होंने कहा अचकज़ई साहब को हम सदर बनाएंगे और इनको सुप्रीम कमांडर बनाएंगे पाकिस्तान आर्मी का। बने ना बने दैट्स अनदर थिंग, उनकी तरफ से तो मैसेज चला गया। सो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब एक बैटल लड़ रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल बैटल कहें, ज़ाती जंग कहें, एक अपने वो नैरेटिव की जंग कहें। उनको लगता है कि इस वक्त मेरे एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो पा रही, सुलह सफाई नहीं हो रही, ओपन वार है तो फिर ओपन वार है, लिहाजा मैं वो सारे काम करूंगा जिससे एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ होगी। मेरा ख्याल इसलिए। आमिर ज़िया साहब, चले मीडिया पर्सनस जो होते हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं वो लाइक्स को देखते हैं, वो अपनी फॉलोइंग को देखते हैं। मुझे लग रहा है सियासतदान भी शायद अब लाइक्स की तरफ चले गए हैं कि जहाँ उन्हें लगता है कि इस तरफ पॉपुलैरिटी है उस तरफ अपना टिल्ट करके अपना बयान बदल लेते हैं। अचकज़ई साहब भी बड़े प्यार से इनकार कर सकते थे या इस किस्म की तकरीर करने से अवॉइड कर सकते थे। अब वो इमरान खान साहब के गुन गाना शुरू हो गए हैं। पहले इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ मौक़िफ़ अचकज़ई साहब भी रखते थे वो भी सबके सामने है। देखिए, अचकज़ई साहब और हमारे बाद दूसरे जो कॉम्प्रेस सियासतदान हैं उनकी सियासत में आपको एक तसलसल नजर आएगा। तसलसल ये कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोस्चर बहुत मजबूत रखते हैं। उन्हें जब ये खुशफहमी या गलतफहमी हुई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं और वाकई वोट को जब देने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो अचकज़ई साहब उनकी तारीफ कर रहे थे और आप देखें बाहम शीरो शक्कर थे ये लोग। तो आज उनको लग रहा है क्योंकि ज़ेर-ए-ताब इमरान खान। आमिर ज़िया साहब, रऊफ क्लासा साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद आपको लिए चलते हैं ज़रा एक बार फिर एक ऐसे ही बयान की तरफ कि जहाँ पे उमर अयूब साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहम रहनुमा भी हैं, उनसे रिपोर्टर ने आज कुछ सवालात किए और जब सवालात किए तो उन्होंने कहा कि आपको तारीख़ का इल्म नहीं है, क्योंकि वो बात हो रही थी फ़ातिमा जना मोहतरमा के इलेक्शन के हवाले से, जिस पर उन्होंने कहा कि फ़ातिमा जना को भी हराया गया लेकिन और आपके दादा मरहूम थे उस वक्त
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तारीख दुरुस्त आपको पता नहीं है। ज़रा मैं पहले आपके सामने सुनवा दूं कि उमर अयूब साहब क्या कह रहे थे। रऊफ खलासा साहब, आपने और मैंने तो हिस्ट्री यही पढ़ी है कि फातिमा जिन्ना इलेक्शन में जब हिस्सा ले रही थी, जो उनके साथ रवैया रवा रखा गया, वो शायद यही है जो हमने आज तक पढ़ा, हमने सुना, अपने बुज़ुर्गों से भी सुना, आप जैसे जो किताब पढ़ने वाले लोग हैं, किताब लिखने वाले लोग हैं, उनसे भी यही सुना। उमर अयूब साहब कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि जी आपको इस हिस्ट्री का नहीं पता? सर बात यह है कि यहाँ पे मैंने ना अपने एक ज़ाती थोड़ी सी बात करके ना फिर आता हूँ मैं उमर साहब पे, उमर भाई पे। मैंने अपने बच्चों को ना एक नसीहत की हुई है। मैंने कहा वंस आई एम गॉन, मेरे बाद आपने मुझे कहीं दिफा नहीं करना, पब्लिक फोरम्स पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, टीवी पे, कभी भी कुछ नहीं करना। जो बंदा कोई मेरे बारे में कोई बात करता है, क्योंकि इस वक्त मैं जो फैसले कर रहा हूँ, जो भी मैं कहता हूँ करता हूँ, मेरे बच्चों को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कौन से इम्पैक्ट में कर रहा हूँ। आज से डाउन द ईयर्स 30-40 साल बाद मेरे बच्चों को कहा जाए जनाब कि आपके वालिद ने फ़लाँ टाइम पे ये स्टैंड लिया था, फ़लाँ जगह पे ये बात की थी, गलत किया था, ठीक किया था। मैंने बच्चों को कहा हुआ, ये मैं टीवी पे कह रहा हूँ कि भाई साहब मेरे बारे में आपने डिफेंड नहीं करना, आपने कहना जनाब आप मेरे इन फैसलों के ज़िम्मेदार नहीं है, ना आपका इसमें शेयर है, ना आपको पता है कि मैं क्या करता फिर रहा हूँ। ये एक मतलब लंबी डिबेट है इस पर। सो आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी, मज़े से चुप रहें, जहाँ पे अपने बच्चों के साथ अल्लाह को सलामत रखे। बिल्कुल ठीक। हैविंग सेड ऑल दिस, वो एक नेचुरल सी फीलिंग है उमर अयूब साहब के हवाले से मैं कहूँगा। उनके दादा ने या वाले साहब ने जो भी किया, गलत किया, ठीक किया, मतलब वन शुडंट एक्सपेक्ट, ये इंसानी मिजाज बता रहा हूँ। बहुत कम लोग होते हैं कि जो आके अपने दादे पे वालिद की कुछ पॉलिटिकल एक्ट्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, ज़्यादतियाँ जो भी हों, उन पे स्टैंड लें, उन पे बात करें। हमारे कल्चर में ये नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में, कि आपके वालिद या आपके दादा पे कोई इस तरह की बातें की जाएं और आपसे तवक्को की जाए कि आप एक न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव और फेयर एनालिसिस देंगे और उनकी मजम्मत करेंगे, कंडमनेशन करेंगे या उस पॉपुलर बयानों को सपोर्ट करेंगे जो लोग, या हिस्ट्री जो आपने बिल्कुल ठीक बातें की, जो ऑलरेडी लिखा गया है, समझा गया है। सो उमर अयूब का ये जवाब देना डेफिनेटली एक पोलाइट और डिसेंट तरीका तो ये हो सकता था जो उन्होंने किया कि भाई साहब आपको तारीख का पता नहीं। अब उमर क्या कहता है सपोजली कि उनके दादा ने जब मार्शल लॉ लगाया या उनके वाले साहब का जो भी रोल था, जिस पे लिखा भी गया है, बोला भी गया, ठीक कह रहे हैं, मतलब ना वो उनको जस्टिफाई कर सकते हैं डेफिनेटली कि खुद पॉलिटिक्स में हैं, चीज़ें समझते हैं, ना डिसून कर सकते हैं। अब उनका ज़रा कैच 22 पोजीशन उनकी देखें, उमर की देखें कि ना दादे को और वाले साहब को डिसून किया जा सकता है, ना उनको एंडोर्समेंट की जा सकती है, बिकॉज के वो फैक्ट्स जो हैं। सो इस मामले में उमर का यही जवाब बनता था जो उन्होंने दिया। मुझे याद आ रहा है कि एक वो डिप्लोमेट थे जो आते थे पाकिस्तान, अक्सर आते थे, मुझे नाम उनका भूल रहा है, अभी याद आ जाएगा, बड़े ये एक्टिव थे पीपल्स पार्टी के दौर में, उनकी डेथ हो गई थी, जो इसको ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को देखते थे। अभी शायद आमिर भैया, आपको नाम उनका याद आ जाए, उनकी डेथ हुई, पाकिस्तान को डील करते थे। तो उन पर ना डॉक्यूमेंट्री बनाई HBO वालों ने, डॉक्यूमेंट्री में बड़ा उन्होंने उनको अच्छा बना के जैसे होता है पेश किया उन्होंने। उनके बेटे ने ना उस पर एक नोट लिखा अपने वालिद की डॉक्यूमेंट्री पे। उन्होंने कहा ठीक है मेरा वालिद था, फेयर इनफ, लेकिन जितना आपने उनको बढ़ा चढ़ा के बयान किया है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी फीलिंग्स ही बड़ी थी, उनकी गलतियां भी थी, उनमें आप उनको बिल्कुल लार्जर देन लाइफ ना बना दें कि आई नो माई फादर के वो किस तरह के बंदे थे, लेकिन आप लोगों ने उनको कुछ ज़्यादा ही उनको कर दिया है कि कितने मतलब कमाल के आदमी थे, बला बला। मुझे याद है मैंने कॉलम लिखा था इस पर कि कोई एक बेटा है जिसने अपने बाप के हवाले से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव माइंड बनाया है। आज भी आप देखें, मतलब जनरल जिया साहब पे बात हो, इजाज़ुल हक साहब उनको सारे एक्ट्स की उनको डिफेंड करते हैं, बीइंग अ सन ही हैज़ टू। आपको याद होगा यहाँ पे याह्या खान साहब पे बात होती थी, उनका बेटा था अली याह्या था, वो बेचारा हर जगह टीवी शो पे पहुंच जाता था लड़ने के लिए, डिबेट करने के लिए, अपने वालिद का डिफेंड करने के लिए। और मुझे उसका अच्छा लगता था हमेशा उसका जाना और अपने बाप की डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए लड़ना या खड़े होना। बेशक आप और मुझे वहाँ जनरल याह्या खान साहब से 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक बेटा बेचारा क्या करेगा, एक मतलब ग्रैंड सन क्या करेगा। सो मुझे वो उसका अमेरिकन डिप्लोमेट का बेटा याद आया कि जिसने बड़ा खूबसूरत पीस लिखा अपने बाप पे कि एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी कुछ फेलिंग्स भी थी, एज ए डिप्लोमेट के तौर पर उसकी कुछ फेलिंग्स थी, वो जो आपने हाईलाइट नहीं की करनी चाहिए थी। सो आप यहाँ पे ना मतलब सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन इवन देन उमर को क्रेडिट देना चाहिए कि ही स्टेड कूल, काम, रिएक्ट नहीं किया। नहीं तो आपको पता है आजकल बदतमीजी का कल्चर, बादशाह कोई सवाल करें तो आगे से लो, मतलब ये उनकी डिसेंट आदमी है कि उन्होंने कहा जी आपको हिस्ट्री का पता नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है कि उमर का यही जवाब बनता था कि अपने वालिद और दादा के जो एक्ट्स थे उनको वो डिफेंड करे, जस्टिफाई करे,
तो भी एक मसला था, अगर उनको डिसोन करता तो भी मसला था, एंडोर्स करता तो भी मसला था। सो वो यही कह सकते थे खूबसूरत तरीके से कि भाई साहब आपको तारीख का पता नहीं है। आमिर ज़िया साहब, जो रऊफ क्लासा साहब ने कहा कि इसी तरीके से डिफेंड किया जा सकता था। तारीख बहरहाल तारीख होती है, उसमें जो वाक़यात रूनमा होते हैं उनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तस्लीम कर लेने में कुछ हर्ज होता है? वैसे ज़िया उल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया, अगर आप एजाज उल हक साहब से पूछा जाए कि मार्शल लॉ लगाया था, मान लें हाँ मार्शल लॉ था, ठीक है, उस वक्त की वो समझ लें कि उनकी ज़रूरत थी, लेकिन मार्शल लॉ लगाया, आइन मुअत्तल किया, मानने में हर्ज क्या होता है? एक बात है कि तारीख को एकदम आप अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं तो आप कह सकते हैं कि जी ये बड़ा गलत काम हुआ और ये बड़ा सही काम हुआ, लेकिन तारीख की अगर आप तालिब इल्म हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों को मतलब है आपको मिला जुला आपको जवाब मिलेगा कि अगर मार्शल लॉ लगा तो मार्शल लॉ लगने के क्या से आपको सबब था, क्या वजूहात थी। आज बैठकर पॉलिटिकली करेक्ट हम और कहे कि जी बिल्कुल जो चीज थी वो गलत थी और मुहिम जो ही थी, तो वो मतलब है कि आप मेरे ख्याल में एक इंतहा पर होंगे। अगर आप उसको डिफेंड करने बैठ जाएं कि जी बिल्कुल सही हुआ, तो वो भी मेरे ख्याल में, क्योंकि जो स्कॉलर्स होते हैं वो कुछ दरमियान की बात करते हैं, वो उसको पर्सपेक्टिव में देंगे, उसमें वो देंगे कि जी हमारी फीलिंग्स क्या थी, वो बताएंगे कि जी आपके यहाँ, फिर अगर जमहूरियत की हम बात करें, मैं फिर संजीदा डिबेट पे जाऊंगा कि जनाब क्या एक नीम जागीरदाराना माशरे में, नीम कबायली माशरे में वो बरतानिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो सकती है? नहीं हो सकती। जहां पे मिडिल क्लास नहीं है, जहां पे खुदा आपका भला करे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया, तो आप उस पैरामीटर में बहस को ले जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ सियासी जमातें, जिस मुल्क ने ये बनाया था, जिस सियासी जमात ने मुल्क बनाया था, वो तो माइनॉरिटी प्रोविंसेस की जमात थी, और यहाँ पर आके उसकी शाखें कमजोर जमात के तौर पे उभरी थी। फिर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का एक कंट्रडिक्शन था, तो बहुत सारे अवामिल थे जो कि बियॉन्ड आवर कंट्रोल थे। वो हमारे यहाँ हालात का जबर था कि जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो गई। तो हम उससे क्या, मैं मुजम्मत करूं या मैं उसकी तारीफ करूं, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उसको आपको सबाक में उसको वो बयान करूंगा। बिल्कुल ठीक। उसी तरह जैसे मुशर्रफ साहब का चेंज आया था, मुझे याद है कितने लोग मिठाई बांट रहे थे, अपनी आंखों से मैंने इस्लामाबाद में देखा था कि लोग खुशियां, हमारे हद तक के वो जो हमारे नसरुल्लाह साहब थे वो भी खुशी का इजहार कर रहे थे, बेनजीर साहिबा ने वेलकम किया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप उसको आज के तनाजुर में, लेकिन उमर अयूब साहब को एक बात ही कहनी चाहिए थी गालिबन, अगर इस तरह का सवाल आइंदा आए कि भाई संजीदा बात चलते फिरते नहीं होती, आप मेरे घर आइएगा, आराम से बैठकर बात करेंगे। तो मतलब इस चीज को गुरेज किया जा सकता था। और जाहिर है कि तारीख के इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हो सकते हैं, मैं भी वही तारीखी वाकयात बयान करूं जो क्लासरा साहब करें, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन में और ये अलग अलग कर सकते हैं, और दोनों सही होंगे, दोनों का ज़ाविया निगाह से। तो हालात के जबर को और तारीख के जबर को मैं इस तरह से लेता हूँ, इतना आसान नहीं। अयूब खान को इंस्टीट्यूशन आज भी ओन कर, बिल्कुल ठीक है। रऊफ क्लासा साहब, जी जी जी, उनके इदारा आज भी ओन करता है, ज़िया उल हक साहब को ओन करता है, बताइए कि डिसोन कर दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं। जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।